देख रहे हैं, सीखने के बाद जो मार्केट कैप बहुत मुश्किल लगता था, ये भी कंफ्यूजन में उदास है सर। ऐसे ही आपको मिलेंगे लोग पढ़ाने वाले, इतना मुश्किल से पढ़ा देंगे ना कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे टेक्निकल डाटा दे देंगे लोग, बट इसको आसान भाषा में क्वेश्चन के बाद भी तो आप भी खुश हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। बस आते हैं लोग मार्केट में और इतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता और ऐसे चिल्ला चिल्ला के रोते हैं लोग, ठीक ना। फ्यूचर मिलेनियर्स, यहाँ पे हम लोग समझेंगे रेशियोज को। आप ही लोगों के डिमांड पे ये क्लासेस आई हैं, आप लोगों ने कमेंट किया था, कई लोगों ने कमेंट किया था शॉर्ट्स में। उन्होंने बोला था कि सर रेशियोज को समझा दीजिए, और हिंदी में मैं समझाऊंगा टोटल, और लिखा रहेगा इंग्लिश में, बट डोंट वरी, सारी क्लासेस हिंदी में होंगी एकदम आसान भाषा में, ठीक। तो आप लोग बने रहिएगा, मैं गारंटी देता हूँ चीजों को एकदम आसानी समझेंगे। तो हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पी रेशियो, आरओई क्या होता है और कितना सही होता है, पीबी रेशियो क्या है, डिविडेंड यील्ड क्या है, और सबसे बड़ी चीज मार्केट कैप होता क्या है। आपने सुना होगा इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 8,000 करोड़ से अधिक है, 8,000 करोड़ है, 24,000 करोड़ है। तो ये मार्केट कैप होता क्या है, ठीक ना। एकदम आसान भाषा में चीजों को समझेंगे। अब देखिए, पहले हम लोग देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पी रेशियो, ठीक। तो देखिए होता क्या है पी रेशियो, इसका एक फॉर्मूला है कि पी रेशियो आपको निकालना है। आप लोग क्या करना है, पी रेशियो अगर निकालना है आप लोगों को, तो सिंपल से आप लोग क्या करिए, स्टॉक प्राइस जो इस समय चल रहा है और जो अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस जो है, भाई ऐसे ही लोग पढ़ाते हैं। जरूरत क्या है हम लोग को फॉर्मूला जानने की, सबसे बड़ी बात तो ये है। मैं पूछता हूं भाई, जितने लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, मैं पूछ रहा हूं कि ये जानने की जरूरत क्या है फॉर्मूले को। सारे वेबसाइट्स पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक ना। जब लोग सामने आप लोग के खाना रखा है सर, तो सीधे खाइए ना यार। आप लोग बनाने की टेंशन में क्यों पड़े हुए हैं। आम खाइए, गुठली गिनने की जरूरत क्या है। आप लोग यहाँ पे आके तो पढ़ाना है नहीं, आप लोगों को, आप लोगों को प्रॉफिट गेन करना है, चीजों को समझना है। तो बस हर एक वेबसाइट में बोल रहा हूँ, एवरी सिंगल जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने इस चीज को डिस्प्ले करके रखा हुआ है सर, फ्री में, बिल्कुल फ्री में। तो ये चीजें निकालने की जरूरत क्या सर। अगर मैं बोलूं कि पी रेशियो आप निकालिए, तो आप स्टॉक प्राइस तो जान जाएंगे, हाँ ये शेयर का दाम इतना है इस समय, बट अर्निंग पर शेयर फिर आपको निकालना पड़ेगा। अर्निंग पर शेयर का एक अलग फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट अपॉन एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग फॉर द फ्लाइंग ईयर। तो ये चीजें जरूरत क्या आप लोगों को सीखने की, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक। तो सारी चीजें जब बनी बनाई हो तो आप लोग खाने पे ध्यान दीजिए। मैं बस यही बताने के लिए इस पीपीटी को तैयार किया था कि आप लोग समझ जाएं कि चीजें जब फ्री में अवेलेबल हैं, हर जगह डिस्प्ले हो रही हैं, तो निकालने की जरूरत क्या है आप लोगों को, ठीक। तो समझते हैं हम लोग डायरेक्ट। अब देखिए पी रेशियो होता क्या है। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको पीएचडी करनी है, तो उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूं कि जो शेयर प्राइस होता है उसमें जब आप अर्निंग पर शेयर को डिवाइड करेंगे तो आपका पी रेशियो निकल के आ जाएगा। अब जो बच्चे सीधे पैसा कमाना चाहते हैं ये उनके लिए, अब ठीक। तो जितना पी रेशियो कम होगा, अगर किसी कंपनी का पी रेशियो कम है तो समझ जाइए वो आपके लिए बढ़िया है, समझ गए। जितना कम होगा उतना आप लोगों के लिए क्या है, बेटर है। और जो पी रेशियो है ये 20 से 25 के बीच में है, अगर ये सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करता है सर, समझ रहे हैं, सेक्टर टू सेक्टर डिपेंड करेगा। एफएमसीजी अलग है, ऑयल क्रूड अलग है, समझ रहे हैं आप लोगों को। तो ये जो है सेक्टर टू सेक्टर वेरी करेगा। अब ये नहीं करिएगा कि रिलायंस इंडस्ट्री का आप किसी और सेक्टर के किसी कंपनी से मिलाने लगे कि भाई इसका पी रेशियो इतना है, ठीक ना। उस कंपनी जितने भी हैं, अगर मान लीजिए अडानी पावर का पी रेशियो मान लीजिए 22 है, तो आप टाटा पावर से कंपेयर करेंगे, समझ रहे हैं। जो उस सेक्टर की कंपनियां हैं उनसे कंपेयर करके आप निकालेंगे कि पी रेशियो क्या है। पर 20 से 25 जो है पी रेशियो बेटर माना जाता है, ठीक। और जितना कम हो पी रेशियो समझ जाइए कि उतना ही बढ़िया है, ठीक ना। देखिए वही सेम इंडस्ट्री से किया जाता है, और जितना पी रेशियो आपका कम रहेगा इसका मतलब वो शेयर अच्छा है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, समझ गए। 20 से 25 के बीच में होना चाहिए, सेम सेक्टर से आप कंपेयर करेंगे, और जितना पी रेशियो कम रहेगा उतना आपके लिए बेटर है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखिए यहां पे एक पी रेशियो कंपेयर भी किया गया है, ठीक। बीपीसीएल, एचपीसीएल, एमआरपीसीएल, सीपीसीएल, सविता ऑयलटेक, गोवा कार्बन और रिफाइनरीज जितने भी हैं इनका देखिए। इसका पी रेशियो 14.45, 10.63, 7.5, 22.2, 19.36। इसमें एक एचपीसीएल का आप देखेंगे, एचपीसीएल का जो है पी रेशियो 9.77 है। तो मैंने क्या बोला, जितना पी रेशियो कम है समझ जाइए वो स्टॉक उतना ही बेटर है। तो इस देखिए इसलिए ये हाईलाइट कर दिया हूं मैं कि इसमें ये देखेंगे सेम सेक्टर्स की। पर क्या सिर्फ पी रेशियो देख के इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं, ये एक इंडिकेशन है बस। क्या है ये, मान लीजिए कि बहुत सारे इंडिकेशन है, उसमें से एक छोटा सा इंडिकेशन है। जैसे मान लीजिए कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ का, कोई बड़ा सा सवाल है, तो मान लीजिए कोई बड़ी सी कंपनी है, तो आप सिर्फ गुणा या सिर्फ भाग
या फिर सिर्फ प्लस या फिर सिर्फ माइनस के आधार पे पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट ये मदद करता है सवाल को सॉल्व करने में। वैसे ही किसी कंपनी को चुनने के लिए पीई रेशियो आपकी मदद करेगा एज ए इंडिकेशन। सिर्फ इसके आधार पे आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट पैसे को नहीं करना है, ठीक। तो पीई रेशियो जितना कम है उतना सही है। 20 से 25 के बीच में आइडल रहता है, समझ गए। बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत है नहीं। अब देखिए, अब लोग समझते हैं आरओई क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका फॉर्मूला फिर पीएचडी करने वाला बच्चे को लिए, जितनी नेट इनकम है उससे एवरेज शेयर होल्डर की जो इक्विटी है उससे जब डिवाइड करेंगे आप तो क्या निकल के आएगा, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई जो है निकल के आ जाएगा। पर क्या ये चीजें आपको करने की, जब मैंने बोला ना यार कि सारी चीजें हर एक वेबसाइट पे फ्री में विजिबल है, तो आप लोग को निकालने की जरूरत क्या है। जब खाना परोसा जा रहा है तो खाइए, बनाने की जरूरत क्या है उसको, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग समझ जाते हैं डायरेक्ट आरओई होता क्या है, ठीक। जितना आपका ज्यादा आरओई है किसी कंपनी का, अगर आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है तो समझ जाइए वो कंपनी बेटर है। क्या मैंने बोला, पी में क्या था, जितना कम है प्राइस टू अर्निंग उतना सही है, पर आरओई में क्या होगा कि जितनी ज्यादा है उतना बेटर है आपके लिए, ठीक। आरओई इज वेरी बेस्ड ऑन द इंडस्ट्री टू सेक्टर इन द विच कंपनीज। देखिए, जितने भी मैं बताऊंगा आपको रेशियोज, आपको कंपेयर जब करेंगे आप लोग तो सेम सेक्टर के कंपनी से करेंगे। सर कोई रिफाइनरी सेक्टर है तो आप रिफाइनरी से, एफएमसीजी है तो एफएमसीजी से, समझ गए आप लोग। पावर सेक्टर तो पावर सेक्टर से कंपेयर करेंगे। अब देखिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूं। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसकी नेट इनकम है 5,000 करोड़, और इसका जो शेयर होल्डर का इक्विटी है वो क्या है 20,000 करोड़, ठीक। तो इसका जो आरओई निकल के आएगा वो आएगा 25%, और इसका आएगा जो कंपनी बी है जिसका 5,000 है और ये 12,000, इसका आएगा 41.67%। तो मैंने बताया ना, जिसका आरओई ज्यादा होगा वो कंपनी बेटर है। तो किसी का आरओई है 25 और किसी का है 41, तो आप लोग खुद बताइए कौन सी कंपनी बेटर है, कौन सी कंपनी बेटर होगी। सही बताया आपने, ये जो 41.67% कंपनी बी दे रही है, इसका आरओई ज्यादा है तो ये कंपनी बेटर है। पर फिर बता रहा हूं, सिर्फ आरओई के आधार पे भी आप लोगों को चीजें नहीं चूज करनी है। आप लोगों को पी रेशियो भी देखना है जो कि कम हो, आपको आरओई देखना है जो कि ज्यादा हो, और मैं आगे ही बता रहा हूं क्या क्या आप लोगों को कंसीडर करना है स्टॉक को खरीदने के लिए, ठीक। एक कंपनी विद एन आरओई अबव 20% इज कंसीडर्ड ए गुड इन्वेस्टमेंट। अगर किसी कंपनी का आरओई जो है वो 20% के एबव है तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया ना, तो वो कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक। वो एक बढ़िया एक आइडल कंपनी मानी जाती है जिनका जो आरओई है रिटर्न ऑन इक्विटी वो 20 से ज्यादा हो, समझ गए। ये सारे साइट्स पे, किसी भी साइट्स पे आप जाएंगे तो नीचे दिख जाएगा, ठीक ना। और डायरेक्ट भी गूगल करना, मान लीजिए आप लोगों को टाटा मोटर्स का जानना है आरओई, तो डायरेक्ट लिखिए टाटा मोटर्स आरओई, गूगल पे सर्च करेंगे तुरंत सामने आ जाएगा, समझ गए। पर सिर्फ आरओई के आधार पे भी आप लोगों को नहीं इन्वेस्टमेंट करना है। इसका जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। पीडीएफ में सारे फॉर्मूलाज हैं, और ज्यादा रहना चाहिए कम, ये भी साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक। तो ये आपको रिवीजन करने में काफी मदद करेगा। अब देखिए, अब बात करते हैं पीबी रेशियो की, प्राइस टू बुक रेशियो। प्राइस टू बुक रेशियो ये क्या होता है। अगर मान लीजिए मेरी कंपनी है, इससे बेटर समझने के लिए आप लोग समझ लीजिए सहारा कंपनी है, ठीक। और सहारा कंपनी शेयर लिस्ट में आ गई, समझिए आप लोग। मान लीजिए कोई कंपनी है, सहारा को हटाइए, कोई कंपनी है वो शेयर में आ गई, और उसका जो शेयर है 1,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, मतलब उसका शेयर जो है 1,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और उसकी जो बुक वैल्यू है, जो उसकी बुक वैल्यू है कंपनी की, वो 100 रुपए है, ठीक। इस समय ये शेयर जो है 1,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, पर इस कंपनी की बुक वैल्यू है 100 रुपया, ठीक। तो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आज जो कंपनी है ये डूब गई पूरी तरह से, इन्वेस्टर्स की पैसे खा गई, रिटेल इन्वेस्टर्स या बड़े इन्वेस्टर जो भी हैं उनकी इन्वेस्टर की पैसे ये खा गई, ये कंपनी बर्बाद हो गई। तो जब अब आएगा बात कि हाँ इनको रिटर्न करना है, ठीक, जब बात इसका ये आएगा तो सारे इसके एसेट्स को बेचा जाएगा। जब सारे एसेट्स को बेचा जाएगा तो एक्चुअल में ये 100 रुपए से अधिक पे करने के लिए तैयारी नहीं है, मतलब 100 रुपए से अधिक इस कंपनी की औकात नहीं है, पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है 1,000 रुपए पे, समझ गए आप लोग। जैसे आप मान लीजिए एचडीएफसी बैंक की ले लीजिए, तो एचडीएफसी बैंक इस समय कितने पे ट्रेड कर रहा है 2700 पे, अप्रॉक्सिमेट 2700 पे ट्रेड कर रहा है। एचडीएफसी बैंक इस समय 2700 पे ट्रेड कर रहा है, उसकी बुक वैल्यू आई थिंक 700 या 800 के बीच में होगी, आप लोग देख लीजिएगा, हम लोग मान लेते हैं 800, ठीक। तो इसकी बुक वैल्यू 800 है, बट ये ट्रेड कर रहा है 2700 पे, ठीक। और जो मार्केट कैप है ना सर,
वो 800 पे नहीं निकाला जाता है, वो 2700 पे निकलेगा। किसी भी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो ट्रेडेड वैल्यू पे निकाला जाता है, ठीक ना। तो 800 की कंपनी है, वो 2700 पे ट्रेड कर रही है। जब 800 से आप डिवाइड कर देंगे तो 2700 तो कितना आएगा, मान लीजिए 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 3 पॉइंट समथिंग है ना, यही है प्राइस टू बुक रेशियो। अब यहां पे समझिए, किसी कंपनी का जो 100 करोड़ की कंपनी है वो 50 करोड़ का उधार ली हुई है, तो इसका बुक वैल्यू निकल गया 50 करोड़। 100 में से 50 घटा देंगे, निकल जाएगा। अब जो 50 करोड़ है उसको आप 25 मिलियन जो शेयर इसने रिलीज किए हुए हैं, जब इससे आप डिवाइड करेंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर $2 आएगा। समझ गए आप लोग। तो इसी को बोलते हैं प्राइस टू बुक रेशियो। करंट जो शेयर प्राइस है, जब उससे आप लोग बुक वैल्यू जो है उससे डिवाइड करेंगे तो शेयर सामने आ जाएगा कि हाँ इसकी एक्चुअल क्या है, रेशियो क्या है, प्राइस टू बुक रेशियो। तो प्राइस टू बुक रेशियो में क्या देखना है आपको, जितना कम हो उतना बेटर है। आप लोग ये समझिए, ये जिनको पीएचडी करना है उनके लिए था। आप लोग सीधा समझ जाइए कि प्राइस टू बुक रेशियो जितना कम रहेगा उतना बेटर है सर। प्राइस टू बुक रेशियो जितना कम रहेगा उतना बेटर है। क्या हर टाइम ये बेटर है? नहीं सर, हर टाइम ये बेटर नहीं है। इसके साथ आप लोगों को और भी रेशियोज को कंसीडर करना पड़ेगा, तब आपको एक एक्चुअल में शेयर का ए हाई पीबी रेशियो सच एज स्टॉक कुड बी ओवर वैल्यूड। मैंने बताया ना कि अगर किसी का पीबी रेशियो बहुत ज्यादा है तो आप लोग ये समझ जाइए कि उसका भाई साहब एक बबल बना हुआ है। जैसे अडानी ग्रुप का बबल बना था ना, टोमेटो का ही बना था, पेटीएम का ही बना था, सबका बना था, ठीक। तो अगर किसी का पीबी रेशियो, एक जो आपको इन्वेस्टिंग करना है सर, तो अगर किसी का भी इन्वेस्टिंग करना है तो मान के चलिए अगर शेयर 3.0 से नीचे है, अगर 3 से नीचे पीबी रेशियो आता है निकल के, ठीक, तो उसको आप क्या समझेंगे, वो बेटर है। 1 to 3 मान के चलिए, 1 to 3 अगर किसी का पीबी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, तो आप उसको क्या समझेंगे, भाई एक अच्छी कंपनी है, इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। हाँ, पर इस सेक्टर्स में सारे कंपनियों से कंपेयर करके, ठीक। टिकट पे सारी चीजें अवेलेबल है फ्री में। अब देखिए डिविडेंड यील्ड क्या होता है सर। डिविडेंड यील्ड क्या होता है इसके बारे में समझिए आप लोग। टोटल डिविडेंड पेड पर ईयर अपॉन प्राइस पर शेयर, जब इससे डिवाइड करेंगे तो डिविडेंड यील्ड निकल जाएगा। पर ये फॉर्मूला आपको जानने की जरूरत है क्या? ये फॉर्मूला सोचेंगे ना तो ऐसा ही हो जाएंगे, आपका भी चेहरा ऐसा ही हो जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैंने फिर बोला ना, सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है, ठीक। तो आप लोग बस खाइए खाने को, ये देखिए, फिर जब देखने लगेंगे डायरेक्ट तो ऐसे आप भी खुश हो जाएंगे। देख रहे हैं कितना खुश है, क्योंकि इसको डायरेक्ट मिल गया है, ठीक। अब देखिए, अगर कोई कंपनी 2 से 6% के बीच में डिविडेंड दे रही है तो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। और इसका मजा कब मिलता है पता है डिविडेंड का? जब बहुत ज्यादा लिक्विडिटी नहीं, जब बहुत ज्यादा मार्केट में फ्लक्चुएशन होता है, जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, तो उस समय डिविडेंड का मजा मिलता है सर। क्योंकि सारे ट्रेडर्स एक साइड हो जाते हैं, फिर डिविडेंड लेने वाले मस्त डिविडेंड लेते हैं अपना, ठीक ना। तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि कोई कंपनी है, मान लीजिए अगर वो बहुत ज्यादा लाभ कमा रही है तो बोलती है भाई चल यार कुछ हिस्सा दे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को भी, इन्होंने भरोसा करके मेरे कंपनी में पैसे को इन्वेस्ट किया है, तो मेरा जब ज्यादा लाभ होता है तो मैं उसमें से कुछ % शेयर धारक को दे देता हूं। तो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है जो 2 से 6% के बीच में डिविडेंड यील्ड देती है। तो साफ लिखा रहेगा, किसी भी साइट्स पे आप देख लीजिएगा, ग्रो इज कर रहे एंजल वन, तो वहां पे ऐसा लिखा होगा DIVYELD। तो देख लीजिएगा अगर 2 से 6% के बीच में है तो वो अच्छी कंपनी कंसीडर की जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये तो वही है। मार्केट कैप क्या होता है सर? तो मार्केट कैप अगर आपको जानना है तो करंट मार्केट में जितने प्राइस है शेयर का, मान लीजिए 100 है, इनटू टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मैंने बताया ना कि जो ट्रेडेड वैल्यू है उस पर मार्केट कैप निकाला जाता है सर। अगर आप HDFC का आज निकालेंगे, मान लीजिए उसके 4 लाख शेयर है, मान चल रहा हूं 4 लाख है नहीं एक्चुअल में, ठीक, 4 लाख और 2700 पे ट्रेड कर रही है वो, ठीक। तो जो आएगा ये मार्केट कैप होगा, बट एक्चुअल ये मार्केट कैप नहीं है सर। एक्चुअल जो उसका डाटा निकलेगा जब आप बुक वैल्यू से इनटू करेंगे, टोटल शेयर्स से गुणा करेंगे, तब आपको एक्चुअल प्राइस समझ में आएगा। बट मार्केट कैप की बात हो रही है। आप सुनते हैं ना कोई कंपनी 8,000 करोड़ की हो गई, 10,000 करोड़ की हो गई, तो ट्रेडेड वैल्यू पे होती है सर, ना कि बुक वैल्यू पे। बुक वैल्यू पे हो तो किसी कंपनी की औकात ही नहीं है सर, बहुत ज्यादा कम कंपनी आ जाएंगी, सीधे अपने 3 गुना कम हो जाएंगी वो। समझ रहे, कोई 1000 की कंपनी है तो 3 गुना कम हो जाएगी, समझ गए? तो इसको बोलते हैं मार्केट कैप। अब देखिए, आपने एक चीज सुना होगा हमेशा, लॉन्ग कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो समझिए, अगर कोई भी कंपनी 28,500 करोड़ या फिर इससे ज्यादा है, अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 28,000 करोड़ है या फिर उससे ज्यादा है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लार्ज कैप कंपनी है।
मार्केट कैप साफ लिखा रहता है नीचे, किसी भी, मैंने बोला ना, किसी भी साइट्स पे चले जाइए, किसी भी ऐप में चले जाइए, मार्केट कैप ऊपर ही दिख जाएगा आपको। तो उसका अगर 28,500 करोड़ से ज्यादा है मार्केट कैप तो वो लार्ज कैप है, मतलब वो बड़ी कंपनी है, ठीक। अगर किसी कंपनी का 8,500 करोड़ से लेके 28,500 करोड़ इसके बीच में किसी का मार्केट कैप है तो उसको बोलेंगे मिड कैप, मतलब ये बीच का है। और जो 8,500 करोड़ से नीचे की जितनी भी कंपनियां वो आती हैं स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप मतलब छोटा कैप, छोटा एक टोपी है उसी के अंदर सारी चीजें हैं, होता है ना किसी चीज पे कैप लगा दिया जाए ढकने के लिए, ऐसे ही। तो लार्ज कैप 28,500 करोड़ से जितनी भी कंपनियां मार्केट कैप जाता है वो लार्ज कैप में हो जाएंगी। 28,500 करोड़ से 8,500 करोड़ के बीच में जितनी भी कंपनियां वो मिड कैप हो जाएंगी। और 8,500 करोड़ से जितनी भी नीचे कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप हो जाएंगी। एज ए बिगिनर आपको कभी भी स्मॉल कैप फंड में, स्मॉल कैप फंड बोल रहा हूं, स्मॉल कैप में आपको नहीं जाना है। ये मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, समझ रहे हैं। ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं सर, शेयर्स को ऊपर करते हैं, फिर पंप एंड डंप होता है। पंप मतलब ऊपर ले जाना और डंप मतलब नीचे कर देना शेयर को, ठीक। तो आप लोग को शुरू में लार्ज कैप में कोशिश करिए, और बहुत ज्यादा रिस्क थोड़ा लेना चाहते हैं तो आप लोग मिड कैप में ट्रेड कर सकते हैं, मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट कभी भी, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको स्मॉल कैप में अभी नहीं जाना है। जब आप समझ जाएंगे तो फिर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आई होप की चीजें क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में और जो बाकी के 5 रेशियो बच रहे हैं उनको मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो मैं मानता हूं कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि सीखने से ही एक ट्रेडर का विकास होता है। और सीखते रहिए, चार्ट्स को देखते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने।